दोस्तों, जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है वहां पर शुरू होता है कुइपर बेल्ट। और अगर कुइपर बेल्ट में कोई सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो है प्लूटो। प्लूटो सूरज से इतनी दूर है कि वहां पर सूरज की 1% से भी कम सनलाइट पहुंचती है और वहां पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर इतना ठंडा है कि आपकी हड्डियों को भी गला देगा। तो जब मैं प्लूटो बोलता हूँ तो ये समझिए कि प्लूटो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ठंड है, अंधेरा है और जीवन तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब इस सारी बातों से एक क्वेश्चन उठता है कि अगर प्लूटो कुइपर बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम तो आपको जवाब मिलेगा 8, जिसमें से सबसे पहला प्लैनेट मरकरी है और सबसे लास्ट नेपच्यून। बट वेयर इज प्लूटो? तो आइए इसीलिए आज की इस वीडियो में प्लूटो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्लूटो की तो प्लूटो एक बहुत ही लंबे समय तक हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट था। जी हाँ, 1930 में इसे डिस्कवर किया गया था और 1930 से लेकर 2006 यानी टोटल 76 ईयर तक ये हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट था। एंड अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी स्कूलिंग 2006 से पहले कंप्लीट करी है तो आपने बुक्स में भी यही पढ़ा होगा। इसीलिए बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लूटो आखिर अब प्लैनेट की लिस्ट में क्यों नहीं है। दोस्तों, 2006 के बाद प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। एंड अगर आज के टाइम पर अगर आप गूगल पर सर्च करोगे व्हाट इज द नेम ऑफ प्लूटो ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्लूटो अब एक एस्ट्रॉइड की श्रेणी में आ चुका है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड 134340। दोस्तों, अगर इसकी पूरी कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सन 1905 की। फ्रेंड्स, 1905 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था पर्सिवल लोवेल, जिनके मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ही प्लैनेट्स नहीं थे बल्कि इसके अलावा एक और प्लैनेट था जो कि नेपच्यून के भी पीछे है। क्योंकि जब उन्होंने एक दिन नेपच्यून के ऑर्बिट को सही से स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि कोई चीज जरूर है जो नेपच्यून के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है। इसी वजह से उन्हें ये लगने लगा कि नेपच्यून के पीछे प्लैनेट 9 है जिसे उन्होंने नाम दिया प्लैनेट एक्स। वो चाहते थे कि जीते जी वो प्लैनेट एक्स को डिस्कवर कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, उनकी डेथ 1915 में हुई थी और 1915 से लेकर 1929 तक उनकी ही ऑब्जर्वेटरी लोवेल ऑब्जर्वेटरी के अंदर जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने पूरे 14 साल तक ये कोशिश की कि वो प्लैनेट एक्स को खोज सकें, लेकिन उन्हें प्लैनेट एक्स यानी प्लूटो नहीं मिला। लेकिन 1929 में एक और एस्ट्रोनॉमर्स ने लोवेल ऑब्जर्वेटरी को ज्वाइन किया जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बॉग। क्लाइड टॉम्बॉग एक यंग एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने सिर्फ एक ही साल में वो काम कर दिया जो पिछले एस्ट्रोनॉमर्स 14 साल में नहीं कर पाए। उन्होंने प्लैनेट एक्स को खोज निकाला। दरअसल क्लाइड टॉम्बॉग का प्लान ये था कि सबसे पहले वो एक मूविंग स्टार को खोजेंगे, क्योंकि मूविंग स्टार ऑब्वियसली कॉस्मोस में तो प्रेजेंट है लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक हाइपर वेलोसिटी स्टार्स होते हैं जो कि कॉस्मोस में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई स्टार नहीं है। इसीलिए उन्होंने पूरे 1 साल तक स्टार्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें पता चला कि एक मूविंग स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था। जब उन्होंने उसी स्टार की अच्छे से स्टडी की तब जनवरी 1930 में उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि यही है प्लैनेट एक्स और इसी तरह प्लैनेट एक्स की खोज हुई। देखिए, अब प्लैनेट एक्स तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर्स को दिक्कत आ रही थी कि वो प्लैनेट एक्स का नाम क्या रखें, क्योंकि उनके पास कई नाम के सजेशन थे जैसे कोरोनस, एटलस, एरेबस, पर्सिफोन और प्रोमेथेउस। अब नाम तो उनके पास कई थे लेकिन इनमें से कोई भी सजेशंस उस प्लैनेट एक्स के लिए सही नाम नहीं लग रहा था। लेकिन इनमें से जो सबसे सुटेबल साइंटिस्टों को लगा वो नाम उन्होंने दिया, जो नाम था प्लूटो। दरअसल ये प्लूटो केवल 11 साल की एक बच्ची ने सजेस्ट किया था। इस बच्ची का नाम था वेनेशिया बर्ने। वेनेशिया को लगा कि ये नाम इस प्लैनेट के लिए परफेक्ट होगा। गाइस, रोमन माइथोलॉजी में प्लूटो एक ऐसे गॉड का नाम है जो कि अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। और अगर हम प्लूटो की सिनेरियो को देखें तो ये प्लूटो से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट तो वो कुइपर बेल्ट के अंदर है जहां पर कोई भी और दूसरा प्लैनेट नहीं है।
और वो पूरे क्वाइपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्वाइपर बेल्ट प्लूटो का अंडरवर्ल्ड है और वो अंडरवर्ल्ड का राजा। देखिए, अब हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट प्लूटो तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन अभी तक किसी को भी ये पता नहीं था कि प्लूटो का साइज कितना है। पहले तो वैज्ञानिकों को ये लगा कि प्लूटो हमारी धरती से बहुत बड़ा है और उसका साइज भी यूरेनस या नेपच्यून के जितना है। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोरेशंस की गई वैसे वैसे ये पता चलता गया कि प्लूटो तो बहुत छोटा है। ना ये धरती से बड़ा है, ना ही ये धरती जितना है, बल्कि ये धरती से बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि इसका साइज हमारे मून से भी आधा है। जी हाँ, हमारी धरती का डायमीटर 6 प्लूटो के बराबर है और इसके अंदर 170 प्लूटो फिट आ सकते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो कितना ज्यादा छोटा है। दोस्तों, प्लूटो हमारे सूरज से 7.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, या अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बात करें तो लगभग 49 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का नहीं पता तो मैं बता दूं कि जितना डिस्टेंस सूरज और धरती के बीच होता है उसी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और इसी हिसाब से ये हमारी धरती और सूरज के फासले से 49 गुना ज्यादा दूर है। अब देखिए, प्लूटो के इतना दूर होने की वजह से उसका कोई भी क्लियर इमेज हमारा मॉडर्न टेलीस्कोप नहीं ले पा रहा था। ये देखिए, ये है कुछ फोटोज प्लूटो के जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लूटो कितना ज्यादा ब्लर है और इसके अंदर प्लूटो की कोई भी डिटेल्स हमें पता ही नहीं चल रही हैं। इसीलिए वैज्ञानिक अभी तक ये समझ चुके थे कि अगर वो प्लूटो को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो उस पर एक स्पेसिफिक मिशन भेजना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने भेजा न्यू होराइजन को। अब दोस्तों, न्यू होराइजन वहाँ पर पहुंचा भी, उसने बहुत सी तस्वीरें खींची जो कि कुछ इस तरह की थी। अब इन फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिटेल्ड फोटो है। दरअसल न्यू होराइजन को 2006 में लॉन्च किया गया था और ये प्लूटो तक पहुंचा था 2015 में, यानी न्यू होराइजन को प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल का समय लगा। इसके बाद इसने बहुत सी एक्सप्लोरेशंस की जिन्हें आप मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है क्योंकि प्लूटो पर एक आदमी की अस्थियां भी भेजी गई हैं। जी हाँ, अब वो कौन सा आदमी है ये तो आपको हमारी इस वीडियो में जानने को मिलेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। सो गो एंड चेक आउट। वैसे कुछ झलक आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले हमारे पास वाइजर 1 और वाइजर 2 भी थे जिन्होंने गैसियस जायंट्स को एक्सप्लोर किया था। जैसे वाइजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न को स्टडी किया था और वाइजर 2 ने नेपच्यून और यूरेनस को स्टडी किया था। लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में अभी ये बात नहीं आई थी कि वो इन्हीं मिशंस के जरिए प्लूटो को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा जागरूक नहीं हुए थे प्लूटो को लेकर। लेकिन हाँ, अगर वाइजर 1 और वाइजर 2 को प्लूटो तक भेजा जाता तो शायद कुछ सालों पहले ही हमें प्लूटो की क्लियर फोटोज देखने को मिल जाती। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्लूटो हमारे सूरज से 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज की लाइट 1% से भी कम पहुँचती है। इसीलिए दिन में भी आसमान इतना काला रहता है प्लूटो का कि आप आराम से तारों को देख सकते हो। और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीमली ठंडा होता है। जहाँ यूरेनस का लोएस्ट टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है, वहीं नेपच्यून का लोएस्ट टेम्परेचर -212 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन प्लूटो का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस है। इसी बात से आप प्लूटो की ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये पता होगा कि हर एक प्लेनेट का ऑर्बिट एग्जैक्टली सर्कल नहीं बल्कि थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है, यानी हर एक प्लेनेट थोड़े से एक्स शेप पाथ में सूरज को ऑर्बिट करता है। लेकिन जब बात आती है प्लूटो की, तो प्लूटो का ऑर्बिट सबसे ज्यादा एलिप्टिकल है, इतना ज्यादा कि कभी कभी वो नेपच्यून के आगे आ जाता है और प्लेनेट बन जाता है। अब ऐसा होता कैसे है, आइए समझते हैं। देखिए, जिस पॉइंट पर नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूर रहता है उसको हम कहते हैं एफिलियन, और ये डिस्टेंस होता है 7.4 बिलियन किलोमीटर। लेकिन जब ये सूरज के सबसे ज्यादा करीब होता है, जिसे हम कहते हैं पैराफिलियन, तब ये डिस्टेंस केवल 4.4 बिलियन किलोमीटर बचता है। लेकिन नेपच्यून सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसीलिए कभी कभी प्लूटो नेपच्यून के आगे आ जाता है और हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट बन जाता है। और ऐसा कई बार हो भी चुका है। जैसे अगर आप गूगल पर इसी चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि फरवरी 7, 1979 से लेकर फरवरी 11, 1999 तक प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट बना रहा था। और अगर प्लूटो की रोटेशन की बात करें तो प्लूटो भी क्लॉकवाइज घूमता है। जी हाँ, यूरेनस, वीनस और प्लूटो ये तीनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, वहीं सोलर सिस्टम के अदर सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो प्लूटो मरकरी और वीनस से बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो केवल प्लूटो के पास है और मरकरी वीनस के पास नहीं है, तो है नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लूटो। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी तो हुई होगी, लेकिन प्लूटो के पास पूरे 5 मून्स हैं, जो कि है निक्स, स्टिक्स, हाइड्रा, कैराफेंस और कैरॉन। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्पेशल है कैरॉन, क्योंकि कैरॉन प्लूटो के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि प्लूटो कैरॉन के इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल ये दोनों एक ऐसे सिस्टम में ऑर्बिट करते हैं जिस सिनेरियो के अंदर ये दोनों ही एक दूसरे को ऑर्बिट करते रहते हैं। इसके पीछे का रीजन है कैरॉन का बड़ा साइज। दरअसल कैरॉन का साइज प्लूटो का आधा है, इसीलिए इन दोनों के बीच ग्रेविटी डिस्टरबेंस चलती रहती है। अब दोस्तों, वैसे तो प्लूटो के बारे में बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करनी शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप प्लूटो की और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2। लेकिन आइए अब एक ऐसे सवाल के बारे में जानते हैं जिसके लिए शायद आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। वाई प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि अगर प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक ड्वार्फ प्लैनेट या कहीं एस्ट्रॉइड न होता तो वो नेपच्यून का एक चांद होता। दरअसल एक हाइपोथेटिकल थ्योरी के अनुसार नेपच्यून के पास से टाइटन और प्लूटो दोनों ही गुजरे थे, लेकिन प्लूटो को नेपच्यून की ग्रेविटी कैप्चर नहीं कर पाई और प्लूटो एक चांद बनने से बच गया, लेकिन टाइटन ऐसा नहीं कर पाया और वो नेपच्यून का एक चांद बन गया। लेकिन आइए अब आपके मेन सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपके भी मन में कभी ना कभी खटकी होगी कि आखिर जब साइंटिस्टों ने 75 ईयर्स से भी ज्यादा तक प्लूटो को एक प्लेनेट ही माना था, तो आखिर अब क्यों ऐसा नहीं है। देखिए, प्लूटो ही एक ऐसा इकलौता ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे एक प्लेनेट नहीं माना जाता, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि सिरिस को देख लीजिए जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कुइपर बेल्ट में भी बहुत सारे ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में हमारे सन को ही ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे एरिस, हाउमिया, माके एंड मोर। अब देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के इतने कॉम्प्लेक्स होने की वजह से IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्लैनेट्स के लॉ में और ज़्यादा इजाफा कर देता है ताकि डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए। अब देखिए, इसी में प्लूटो के साथ दिक्कत आती है, क्योंकि प्लूटो इन 4 शर्तों में से 3 को तो फॉलो करता था, लेकिन एक को नहीं कर पाया। सबसे पहला कि वो सूरज को ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरा, उसकी ग्रेविटी इतनी तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपने शेप को राउंड के करीब या राउंड बनाए रखे। इसके बाद उसके मून्स होने चाहिए, 1, 2, 4, 5, 6 जितने भी हों, लेकिन मून्स होने चाहिए। लेकिन चौथी एक ऐसी शर्त थी जिसे प्लूटो पूरा नहीं कर पाया, जो कि थी हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट ऑर्बिट। दोस्तों, इस शर्त के मुताबिक कोई भी प्लैनेट है उसे अपने ऑर्बिट को क्लीन रखना पड़ेगा, यानी उसकी ग्रेविटी इतनी तो होनी चाहिए ताकि उस ऑर्बिट के अंदर आने वाले सभी चीजों को वो धक्का मारकर बाहर निकाल सके। लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि प्लूटो की ऑर्बिट बिल्कुल भी साफ नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी ग्रेविटी है ही नहीं कि वो अपने आसपास के एस्ट्रॉइड्स को दूर फेंककर अपनी ऑर्बिट को क्लियर बनाए रखे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अब पता चल गया होगा कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।